गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड सर्किट्स EL 204 जिसका सब्जेक्ट कोड है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके सबसे पहली यूनिट है सेमीकंडक्टर एंड पीएन जंक्शन डाई। तो सबसे पहले इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस यानी इसकी महत्वता क्या है वो जान लेते हैं। ये सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का बेसिक जो फंडामेंटल हैं वो इस सब्जेक्ट से कवर किए जाते हैं। यदि ये सब्जेक्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट में बाकी कंसेप्ट समझने में कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो प्यारे छात्रों, मेरा आपसे निवेदन है कि इस सब्जेक्ट को बड़े ही गहनता से समझें, क्योंकि इसका यदि कंसेप्ट एक बार समझ में नहीं आए दूसरी बार समझो, तीसरी बार समझो, लेकिन उसको समझना ज़रूरी है। यदि समझ में नहीं आए तो आगे के बहुत सारे सब्जेक्ट आपको क्लियर नहीं हो पाएंगे। फॉर एग्जांपल डायोड क्या है, कब ऑन होता है, कब ऑफ होता है, यदि आपको यही क्लियर नहीं होगा तो आपको बाकी के जो इसके एप्लीकेशन के जो सब्जेक्ट आएंगे वो आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि आपको डायोड ही नहीं पता, आपको यदि FET ही नहीं पता, आपको BJT ही नहीं पता, कब सैचुरेशन में होगा, कब कट ऑफ होगा। तो ये सारी चीज़ें इस सब्जेक्ट में कवर होंगी। तो इस सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से समझें, बड़े ध्यान से लगा के इसको पढ़ें। तो इसका सबसे पहली यूनिट है सेमीकंडक्टर एंड पीएन जंक्शन डायोड्स। तो उसको समझने से पहले हम हमारे जो केमिस्ट्री और फिज़िक्स के जो कंसेप्ट थे कि एटम क्या होता है, एटम के स्ट्रक्चर क्या होती है, उसको रिकॉल करते हैं, क्योंकि वो हमारे इस सब्जेक्ट को समझने में काम आएंगे। तो सबसे पहले एटम क्या होता है। एटम एक दो क्वांटिटी से मिलकर बना होता है। एक तो उसमें न्यूक्लियस होता है और उसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। एटम किसी भी मटेरियल की स्मॉलेस्ट यूनिट है। एटम का मीनिंग यदि हम देखें तो दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, यानी उसको फिजिकली अलग से नहीं किया जा सकता। तो एटम के दो पार्ट यहाँ पे बताए गए हैं कि एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड में ऑर्बिट करता है। तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा जिसके अंदर दो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करेगा। तो एटम का डायमीटर 1:10⁻⁻, यानी 1:10⁻⁻10 मीटर के डायमीटर होता है, जबकि न्यूक्लियस इससे बहुत छोटा होता है। 1:10⁻⁻14 से -15 तक इसका डायमीटर होता है। एटॉमिक नंबर Z क्या होता है। एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का होता था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, यानी उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता था। और नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ए न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए एटम बराबर होते थे, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एटम में बराबर होती है। ये सारी चीज़ें हमें पता है, हम जस्ट इनको रिकॉल कर रहे हैं। मास नंबर क्या था किसी भी एटम का, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ए न्यूक्लियस क्या कहलाता था, उसका मास नंबर कहलाता था। तो इसी प्रकार यदि हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो तो मास नंबर में से उसका एटॉमिक नंबर या उसका प्रोटॉन का नंबर घटा देंगे। तो यहाँ पे एक सिंबल दिखाया है, ये एलिमेंट का सिंबल है X, ये यहाँ ऊपर उसका मास नंबर लिखा जाता है और नीचे उसका हम एटॉमिक नंबर लिख देते हैं। मास नंबर, एटॉमिक नंबर, पोजीशन इन फुल सिंबल ऑफ एलिमेंट, ये हमने इस डायग्राम में दिखाया है। फॉर एग्जांपल हमने सोडियम के लिए है, तो सोडियम का 23 उसका मास नंबर है, जबकि 11 उसका एटॉमिक नंबर है। तो 11 कितने हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए। तो 11 ही उसमें कितने क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो 11 प्रोटॉन प्लस तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 23 - 11 12 न्यूट्रॉन हो गए। तो ये ऑक्सीजन का दिखाया है, 16 इसका एटॉमिक मास होता है, जबकि 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो एटम एज ए होल, यानी एटम को एक कंसिडर करें तो वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। जबकि आल्दो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन एटम एज ए होल की बात करें तो वो न्यूट्रल होता है। तो आयंस कब बनेंगे, जब एटम किसी इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट कर दे या ग्रहण कर ले तो वो आयन कहलाता है। पॉजिटिव आयन कब होगा, पॉजिटिव आयन जब एटम
किसी इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट कर दे यानी वो छोड़ दे तो वो पॉजिटिव आयन हो जाएगा, जिसे हम कटायन कहेंगे। और नेगेटिव आयन क्या होता था, यदि वो एटम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो पॉजिटिव आयन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, जैसे कि ये इसमें हमने दर्शाया है सोडियम के ऊपर, और नेगेटिव आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को हम ऐसे दर्शाते थे। तो इनका थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, जस्ट रिकॉल। ये जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसा है एटम में, ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ से ये अपने अब काम में आएगा कि ये क्या है। तो इलेक्ट्रॉन आर अरेंज अराउंड न्यूक्लियस इन एनर्जी लेवल कॉल्ड सेल, और ये कितने होते थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होते थे। लोवेस्ट एनर्जी लेवल को हमने के कहा था, फिर एल कहा था, एम, एन, ओ, पी, क्यू, या नंबरिंग में इनको बात करें तो हमने दिया था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इस लेवल आर फिल्ड विद 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 2n स्क्वायर थे। तो के में हमारा कितना निकल के आया था कि 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन आए थे, एम में 18 आए थे, एन में 32 आए थे, और ओ में 50 आए थे। तो इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड ये सेल होती हैं। पहली सेल के कहलाती है, दूसरी सेल एल कहलाती है, तीसरी एम कहलाती है, चौथी एन कहलाती है, पांचवी ओ, और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के में 2 रहेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई है। तो ये डायग्राम में दिखाया है। तो ये न्यूक्लियस, उसके ये बाहर ये के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। फिर ये एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। ये फिर एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन। ये तो ये ऐसे न्यूक्लियस के राउंड ये सेल बनी हुई होते हैं। तो रूलिंग इन फिलिंग एनर्जी लेवल, लोवेस्ट एनर्जी लेवल आर फिल्ड फर्स्ट, सबसे पहले जिसकी लोवेस्ट एनर्जी वो फिल्ड हो गई, यानी के सेल सबसे पहले भरी जाएगी, फिर एल सेल भरी जाएगी, फिर उसके बाद ऊपर वाली एम सेल। तो ऐसे ये बढ़ते चले जाते हैं। तो दूसरा रूल इसमें क्या था कि जो ये सेल थी इनकी भी सब सेल थी, जो ये हमारी के, एल, एम, एन सेल थी इनकी भी सब सेल थी, और उनका नंबर किससे डिनोट करते थे, सब सेल को एस, पी, डी, एफ, इनसे हम डिनोट करते थे। और नंबर 0 से लेकर n-1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तक उनके वो होती थी कि एक सेल में कितने सब सेल होंगे, वो डिपेंड करता था 0 से n-1 तक। तो जैसे फर्स्ट सेल की कितने सब सेल होंगी, एक सब सेल होगी, कौन सी होगी, 1s होगी। सेकंड की, तो सेकंड की कितनी हो जाएंगी, 0 से n-1 यानी 0 and 1, तो 2 सब सेल होगी, जिसको हमने क्या कहा 2s and 2p से डिनोट किया। थर्ड की 0, 1 and 2, तो 3 होगी, तो 3s, 3p and 3d। और 4 की 0, 1, 2, 3, तो 4s, 4p, 4d and 4f, ये सब सेल होगी। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। तो 1s में कितने आएंगे, 2 आएंगे, 2s में 2 आएंगे, 2p में 6 हो जाएंगे, ये 6, 3s में 2, 3p में 6, 3d में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, जस्ट रिकॉल कर रहे हैं। तो 1s जो हमारा लेवल था ये सबसे नीचे है जहाँ ये पॉइंटर है। फिर ये सेकंड सेल के 2 सब लेवल हैं, 2s and 2p। फिर थर्ड सेल के 3s and 3p। फिर ये उसका 3d है, 4s and 4d। ये 4s नीचे क्यों आया, ये हम आगे देखते हैं कि ये इसकी एनर्जी 3d से कम होती है, तो ये पहले भरा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमने कैसे दर्शाया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये सिंबल है 1s1 जो लिखा है, ये सेल को दर्शाता है, ये उसके सब सेल को, एंगुलर मूवमेंट यानी, और ये उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसको दर्शाता है। तो ये रूल था जिसके अनुसार वो 4s नीचे आया था कि ये जैसे 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4d। तो ये ऐसे स्टार्ट करते हैं कि भरने का जो नियम होता है वो ऐसे होता है कि पहले 1s, फिर यहाँ से हुआ तो ये 2s, फिर ऊपर से गए तो 2p, फिर 3s, फिर ऊपर से गए तो 3p, फिर 4s, फिर ये ऊपर से गए तो 3d, फिर 4p, और फिर ये 4d और ये 4f, ये ऐसे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो ये जैसे आयरन का हमने क्या बनाया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एनर्जी डायग्राम के साथ, कि एनर्जी ये ऊपर इंक्रीज होती हुई जा रही है
ऊपर इस तरफ इंक्रीज हो रही है और नीचे ये, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3d में फिर ये 6 इलेक्ट्रॉन दर्शाए हैं। तो ये अनफिल्ड है यानी पार्शियली फिल्ड है, इसमें 3d 10 तक जा सकते हैं लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन ही ये सोडियम का दर्शाया हुआ है यहाँ पे। तो इस प्रकार किसी भी एटम का ये एनर्जी डायग्राम हम एनर्जी लेवल डायग्राम हम बनाते हैं कि उसके इलेक्ट्रॉन किस प्रकार अरेंज हैं और किसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ये एक एटम का है, एक मटेरियल की स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो क्या है, एटम है। उस एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम हमने यहाँ बनाया हुआ है। तो अब हम बात करते हैं कि एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड। तो सॉलिड कब बनता है, जब बहुत सारे एटम इकट्ठे हो जाते हैं तो एक सॉलिड की फॉर्मेशन होती है। यानी अनगिनत एटम, लाखों करोड़ों एटम जब एक साथ इकट्ठे आके एक सॉलिड की फॉर्मेशन करते हैं, तो जब सॉलिड की फॉर्मेशन होगी तो हर एक एटम का जो एनर्जी लेवल डायग्राम था वो मॉडिफाई हो जाएगा। क्यों, पहले तो हम एक इंडिविजुअल एटम की बात कर रहे थे लेकिन अब उसके नेबरहुड में ऐसे बहुत सारे एटम आ गए। तो बहुत सारे एटम आने के कारण उसका एनर्जी लेवल जो डायग्राम था वो मॉडिफाई हो जाता है। और ये मॉडिफिकेशन कहाँ होता है, ये मॉडिफिकेशन जो उसकी फील्ड स्टेट है, कम्प्लीटली फील्ड स्टेट थी, उन पे इसका असर नहीं पड़ता है, लेकिन जो पार्शियली फील्ड स्टेट थी वो ही मॉडिफाई होंगी। जो कम्प्लीटली फील्ड थी उनके ऊपर उस मॉडिफिकेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो पार्शियली फील्ड स्टेट थी वो स्टेट मॉडिफाई हो जाएंगी। तो एनर्जी बैंड इन सॉलिड क्या कहलाए, तो क्या है ये, तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल लॉज द एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए फ्री एटम कैन नॉट हैव आर्बिट्रेरी वैल्यू बट ओनली सम डेफिनेट वैल्यू। ये हम देख चुके हैं कि पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा, 2p आएगा, 3s आएगा, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। हाउएवर इफ एन एटम बिलोंग्स टू ए क्रिस्टल देन एनर्जी लेवल आर मॉडिफाइड, कि जब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी जो एनर्जी लेवल है वो मॉडिफाई हो जाएंगे। द मॉडिफिकेशन इज नॉट एप्रिसिएबल इन द केस ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर सेल। तो ये बात मैंने बताई थी कि कम्प्लीटली फील्ड वाले इलेक्ट्रॉन मॉडिफाई नहीं होंगे, केवल जो हाफ फील्ड थी या एम्प्टी थी वही मॉडिफाई होंगे। बट इन द आउटर मोस्ट सेल मॉडिफिकेशन इज एप्रिसिएबल बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय मैनी नेबरिंग एटम्स। जो आउटर मोस्ट सेल थी वहाँ पे उस मॉडिफिकेशन का प्रभाव पड़ेगा। तो ड्यू टू influence of high electric field between the core of atoms and the shared electron, energy level are split and separate out forming energy bands। तो जो नेबर एटम थे उनकी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस के कारण जो एम्प्टी स्टेट थी और जो पार्शियली फील्ड आउटर मोस्ट स्टेट थी वो क्या हो जाती हैं, स्प्रेड आउट हो जाती हैं और एक बैंड का फॉर्मेशन बना लेते हैं, यानी एक समूह बना लेती हैं सारी इकट्ठे होके, और हमें ऐसा लगेगा कि वो इंडिविजुअल लेवल ना होकर क्या है, वो बैंड है। तो ये देखेंगे डायग्राम कैसे दिखा है। कंसिडर ए सिंगल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन हैविंग एन एटम, तो इस एटम कैन बी एसोसिएटेड विद ए लेटिस साइड। तो ये सिलिकॉन जिसका एटॉमिक नंबर 14 होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। क्यों सिलिकॉन क्यों लिया, क्योंकि हमारा मोस्टली काम जो आगे रहेगा सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन और जर्मेनियम से संबंधित रहेगा, तो सिलिकॉन में लिया गया है। तो ये है जो फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड जिस सॉलिड की हम बात कर रहे हैं। तो ये जैसे सिलिकॉन का लिया है तो 1s2 2 इलेक्ट्रॉन है, कम्प्लीटली फिल्ड है, 2s2 2 इलेक्ट्रॉन है, कम्प्लीटली फिल्ड है, 2p6 6 इलेक्ट्रॉन है, p सेल है तो कम्प्लीटली फिल्ड है। तो इनके ऊपर अब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इन तीन पे, जहाँ मेरा ये कर्सर मार्क कर रहा है। लेकिन ये 3s2 और 3p2 जो थर्ड सेल है ये क्या हो गई, थर्ड सेल में केवल कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3p6 हो सकते हैं, तो थर्ड सेल क्या होगी, पार्शियली फिल्ड होगी। तो इसके ऊपर जो प्रेजेंस ऑफ नेबरिंग एटम था, यानी इसके जो पड़ोसी एटम थे उनके इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव पड़ेगा, और एक साथ लाखों करोड़ों एटम जब आएंगे तो ये 3s2 जो फील्ड वाली है वो
और ये 3p2 जो पार्शियली फिल्ड वाली है वो हमें ऐसे क्लोजली पैक हो जाएंगे, क्योंकि एटम 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 सबके लेवल यहाँ आएंगे, तो ऐसे क्लोजली पैक हो जाएगी कि जो भरे हुए हैं स्टेट हैं उनका एक हमें बैंड दिखाई देगा जिसे हम कहेंगे वैलेंस बैंड, और बाकी जो ऊपर बच गए सारी एम्प्टी स्टेट वो हमें एक बैंड के रूप में दिखाई देगा जिसे हम कहेंगे कंडक्शन बैंड, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस हमें दिखाई देगा वो कहलाएगा फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम है सॉलिड का, यानी एनर्जी बैंड डायग्राम में वर्टिकल जो एक्सिस रहेगा उसके ऊपर एनर्जी रहेगा और हॉरिजॉन्टल में ये स्पेसिंग रहेगी। तो इसमें ये नीचे नीचे जो बैंड रहेगा जिसे हम कहेंगे वैलेंस बैंड, तथा ऊपर वाला जो बैंड रहेगा वो कहलाएगा कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड को आगे मान लें स्लाइड में वी डॉट बी से डिनोट किया जाएगा, कंडक्शन बैंड में सी डॉट बी से, और दोनों के बीच का जो गैप कहलाएगा वो कहलाएगा फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसे मैं ई जी से डिनोट करूँगा, ई और स्मॉल जी से डिनोट एनर्जी गैप से इसको डिनोट किया जाएगा। तो ये बच्चों इसको ध्यान से देख लो कि बहुत सारे एटम जब मिलकर एक दूसरे के पास आते हैं तो सॉलिड की फॉर्मेशन होती है, तो जो उसकी इनर कंप्लीटली फिल्ड स्टेट है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो आउटर मोस्ट पार्शियली फिल्ड स्टेट हैं वो सब एटम की मिलकर बैंड फॉर्मेशन कर लेती हैं। जो भरे हुए थे वो सब लेवल एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और एक हमें बैंड दिखाई देगा जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेंगे जिसे हम वैलेंस बैंड से कहेंगे, और एक बैंड दिखाई देगा जो एम्प्टी लेवल्स का रहेगा जिसे हम कंडक्शन बैंड कहेंगे, और दोनों के मध्य का अंतराल क्या कराएगा फॉरबिडन एनर्जी गैप कहलाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, इसको याद कर लिया जाए। तो अब इस एनर्जी बैंड के आधार पर हम सॉलिड का क्या करते हैं क्लासिफिकेशन करते हैं कि सॉलिड को वर्गीकृत किया जाता है, ठोस को वर्गीकृत किया जाता है मुख्यतः 3 भागों में कि मेटल यानी धातु, दूसरा इंसुलेटर यानी कुचालक, मेटल को हम चालक भी कहेंगे, इंसुलेटर कुचालक, और तीसरा रहेगा सेमीकंडक्टर अर्धचालक। तो सॉलिड का क्लासिफिकेशन करेंगे हम चालक, कुचालक एवं अर्धचालक, और उनका एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा रहेगा ये हमारे इस इलेक्ट्रॉनिक्स 204 का पहली यूनिट का पहला टॉपिक स्टार्टिंग है कि एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सॉलिड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, या फिर एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ मेटल, नॉन मेटल एंड सेमीकंडक्टर। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि डायरेक्टली कि मेटल, नॉन मेटल व सेमीकंडक्टर को उनके एनर्जी बैंड डायग्राम की सहायता से समझाइए। तो ये जो अब पढ़ रहे हैं हम ये डायरेक्टली वो है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि मेटल क्या होता है। तो मेटल क्या है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो सॉलिड जो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे चालक होते हैं क्या कहलाते हैं मेटल कहलाते हैं। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा। तो आप देखते हैं इसका एनर्जी बैंड डायग्राम। द फर्स्ट पॉसिबल एनर्जी बैंड डायग्राम शोज द कंडक्शन बैंड इज ओनली पार्शियली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। तो पहला जो एनर्जी बैंड डायग्राम है उसमें वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड एक दूसरे से चिपके हुए हैं और यानी उनके बीच में कोई भी एनर्जी गैप नहीं है, यानी ईजी क्या है जीरो। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड एक दूसरे से चिपके होने के कारण कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, पार्शियली फील्ड है वो भी। तो ये है विद ए लिटिल एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन इजीली रीच द एम्प्टी एनर्जी लेवल्स अबव द फील्ड वन एंड द कंडक्शन इज पॉसिबल। हल्की सी एनर्जी यानी जीरो एनर्जी ही चाहिए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने पर, और मेटल क्या करना शुरू कर देती है कंडक्ट। तो मेटल तो कंडक्ट करती रहती है इसलिए यानी जीरो एनर्जी पर भी वो कंडक्ट करती है। तो ईजी क्या बताया हमने जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एनर्जी गैप वो जो है वो इनका मेटल का जीरो होता है सामान्य तापमान पर। जब तापमान को बढ़ा है एग्जाम्पल क्या रहेंगे मेटल के एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, ये बहुत सारे मेटल के एग्जाम्पल हैं। दूसरा जो एनर्जी बैंड डायग्राम यानी जब तापमान बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी के कारण एक्साइटेड हो जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, यानी उनको ऑटोमेटिक इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे से
क्या हो जाते हैं, ओवरलैप करने लग जाते हैं। तो ये तो है, मान लो कि T = 0 केल्विन पर जब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे से चिपके हुए हैं, 0 एनर्जी गैप है, और ये है जो बढ़े हुए तापमान रूम टेम्परेचर पर यानी ओवरलैप, ये दोनों में रीजन क्या हो गया, कॉमन हो गया। ये वैलेंस बैंड में भी है और कंडक्शन बैंड में जब तापमान बढ़ता है। तो द सेकेंड पॉसिबल एनर्जी डायग्राम शोज दैट द कंडक्शन बैंड इज ओवरलैपिंग विद द वैलेंस बैंड। द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड ओवरफ्लो टू कंडक्शन बैंड एंड आर फ्री टू मूव अबाउट इन द क्रिस्टल फॉर कंडक्शन। तो मेटल का क्या होगा, ये एनर्जी बैंड डायग्राम क्या दिखा रहा है कि मेटल है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर कंडक्टिविटी, यानी मेटल की कंडक्टिविटी क्या हो रही है, घट रही है तापमान के साथ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मूव करने की जगह कम मिलेगी तो उसकी कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। तो मेटल का तापमान बढ़ने के साथ उनकी कंडक्टिविटी घटती है। तो और मेटल में कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, मेटल में मेटालिक बॉन्ड पाए जाते हैं। तो ये था हमारा मेटल यानी चालक। तो चालक जो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे चालकों मेटल कहलाते हैं। मेटल का एनर्जी बैंड डायग्राम बात करें तो T = 0 केल्विन पर उनमें 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का Eg होता है, और जब तापमान बढ़ता है तो कंडक्शन बैंड व वैलेंस बैंड एक दूसरे को ओवरलैप हो जाते हैं। ओवरलैप होने के कारण ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कंडक्टिविटी का शो करते हैं, और मेटल में मेटालिक बॉन्ड पाए जाते हैं। ये था मेटल के बारे में। इसी प्रकार इंसुलेटर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी वो ठोस पदार्थ जो इलेक्ट्रिसिटी के चालक नहीं होते क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं या इंसुलेटर कहलाते हैं। तो इनका एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करें तो एनर्जी बैंड डायग्राम वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के मध्य एक बहुत बड़ा एनर्जी गैप होता है, नियर अबाउट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे भी ज़्यादा का फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। तो ये था इंसुलेटर का एनर्जी बैंड डायग्राम। तो ध्यान से देखना, मेटल में ये क्या था, Eg 0 था, लेकिन इंसुलेटर में क्या है, ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक, नियरली इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 7 भी हो सकता है। डायमंड के केस में ये 7 होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स हाउएवर हीटेड कैन नॉट पार्शियली जंप टू कंडक्शन बैंड फ्रॉम वैलेंस बैंड ड्यू टू ए लार्ज एनर्जी गैप। चाहे कितना ही तापमान बढ़ा लें हम, इलेक्ट्रॉन के पास इतनी पर्याप्त ऊर्जा नहीं आएगी कि वो वैलेंस बैंड में से जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाए, क्योंकि इनके मध्य अंतर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हायर टेम्परेचर पे भी इंसुलेटर ही होते हैं। डायमंड का जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया, एग्जांपल डायमंड है, SiO2 है, पेपर है, एयर है, वुड है, तो बहुत सारे एग्जांपल हैं। आयनिक बॉन्ड आर फाउंड इन इंसुलेटर में आयनिक बंध पाए जाते हैं। और मेटल में कौन से थे, मेटालिक बॉन्ड, जिन्हें हम धात्विक बंध भी कहते हैं। तो नेक्स्ट है अब हमारा सेमीकंडक्टर या अर्धचालक जिसे हम कहते हैं। सेमीकंडक्टर क्या रहेगा, अर्धचालक जैसा कि परिभाषा ही बता रही है, आधा चालक आधा कुचालक, यानी वो ठोस पदार्थ जिनकी चालकता मेटल व इंसुलेटर के मध्य में होती है वो कहलाते हैं सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टिविटी इन बिटवीन मेटल एंड इंसुलेटर होते हैं। इसमें इनका एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप नियर अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का होता है। एग्जाम्पल है इसके सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये इसका एनर्जी बैंड डायग्राम दर्शाया गया है। तो कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, इनके मध्य जो एनर्जी गैप है वो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। कोवलेंट बॉन्ड्स आर फाउंड इन सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। कोवलेंट को हिंदी में कहेंगे सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर नो इलेक्ट्रॉन हैव एनर्जी टू जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, हेंस द क्रिस्टल इज इंसुलेटेड। 0 केल्विन तापमान पर किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास इतनी पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती कि वो वैलेंस बैंड से जंप करके यहाँ कंडक्शन बैंड में आ जाए। इसलिए कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण ये एक इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है। एट रूम टेम्परेचर सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी more than the energy gap and move to conduction band to conduct even under the influence of weak electric field। जैसे ही तापमान बढ़ता है तो
कुछ इलेक्ट्रॉन के पास इतनी पर्याप्त ऊर्जा आ जाती है कि वो वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं और ये हमारा कंडक्टर या चालक की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। तो सेमीकंडक्टर तो दोनों रोल प्ले करता है, चालक की तरह भी कार्य कर सकता है और कुचालक की तरह भी कार्य कर सकता है। 0 केल्विन तापमान पर ये इंसुलेटर रहेगा हमेशा और तापमान बढ़ने पर ये चालक बन जाता है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वो यहाँ से जंप करके वैलेंस पहुँचे और यहाँ पहुँच जाते हैं। तो जब हम एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएंगे रूम टेम्परेचर पर, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके इस कंडक्शन बैंड में दिखाएंगे और उसके चालकता बढ़ जाएगी। तो ये सिलिकॉन का एनर्जी गैप बताया है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और जर्मेनियम का एनर्जी गैप होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एन इलेक्ट्रॉन लीव द वैलेंस, जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा तो वो एक जगह खाली कर देगा वहाँ वैलेंस बैंड में। उस खाली की हुई जगह को हम अनफिल्ड रहेगी, उसे हम क्या नाम देंगे, होल नाम देंगे। तो वैलेंस बैंड में क्या मौजूद रह जाएगा, होल मौजूद रह जाएगा, जबकि कंडक्शन बैंड में क्या पहुंच जाएगा, इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। होल कुछ नहीं है, जैसे हम बात करें यदि क्लासरूम में एक चेयर अरेंज हैं तो चेयर पे यदि छात्र बैठे हैं या विद्यार्थी बैठे हैं तो विद्यार्थी को यदि एक एक शिफ्ट कर दिया जाए तो एक चेयर वाला विद्यार्थी उठ के दूसरी चेयर पे चला जाएगा तो पीछे वाली चेयर क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो खाली होने के कारण वो क्या रहेगी, एम्प्टी रहेगी। तो उस खाली हुई चेयर को ही हमने क्या नाम दिया हुआ है, जैसे यहाँ होल नाम दिया हुआ है। और जो स्टूडेंट था वो वहाँ चला गया तो वो इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन तो ऊपर उठ के कंडक्शन बैंड में चला गया, लेकिन वो अपनी जगह खाली कर गया। उस जगह को वैलेंस बैंड में क्या कहेंगे, होल कहेंगे, जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट चार्ज मानते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज की तरह व्यवहार करेगा। तो सच अनफिल्ड रीजन्स आर टर्म्ड एज होल इन द वैलेंस बैंड, दे आर मैथमेटिकली टेकन एट पॉजिटिव चार्ज कैरियर। एनी मूवमेंट ऑफ दिस रीजन इज रिफर्ड टू ए पॉजिटिव होल मूविंग फ्रॉम वन पोजिशन टू अदर। यदि वो स्टूडेंट आगे आगे और शिफ्ट हो जाता है तो ये होल आगे आगे एक एक शिफ्ट होता चला जाता है, तो उसके मूवमेंट को हम पॉजिटिव चार्ज से मानते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज भी मूव कर रहा है। सेमीकंडक्टर एग्जिबिट पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर कंडक्टिविटी, यानी क्या हुआ, सेमीकंडक्टर के केस में तापमान बढ़ने पर उसकी चालकता बढ़ गई। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच गए। तो हमारा सेमीकंडक्टर धनात्मक टेम्परेचर कोफिशिएंट दर्शाता है कंडक्शन का, यानी इसकी चालकता तापमान बढ़ने पर बढ़ेगी, जबकि मेटल की चालकता तापमान बढ़ने पर घट रही थी। ये दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस है। मेटल की चालकता घट रही थी जबकि इसके सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ रही है। तो ये था हमारा आज का पहला टॉपिक, कि जिसमें हमने हमारे जो फर्स्ट ईयर के जो कंसेप्ट थे उनको रिकॉल किया कि एटम क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है एटम का। उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ा एटम का, और एक एटम के एनर्जी लेवल डायग्राम से सॉलिड्स का एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बना वो पढ़ा। फिर उस एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पर हमने सॉलिड्स को 3 भागों में कैसे विभाजित किया वो पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। आने वाले लेक्चर में हम इसके आगे के पार्ट्स या आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक्स ए लॉट, धन्यवाद।